हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई है, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक ख़त्म किया था, हम लोगों ने अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सबसे पहले आपको सिलेबस में दिखा दें कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा, आपको मनोविज्ञान के अध्ययन विधियाँ पढ़ा था। और इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान, सामाजिक अभिप्रेरक। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग पढ़ेंगे आज से संवेग क्या है, सामान्य एवं जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं, संवेग एवं शारीरिक परिवर्तन, संवेग के सैद्धांतिक विवेचना, संवेग के सिद्धांत, संज्ञानात्मक कारक एवं संवेग। यानी कुल मिला के जो आपका इमोशन टॉपिक है सिलेबस का, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो वीडियो है या ये जो साइकोलॉजी के हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे आगे अटेंशन पढ़ेंगे, परसेप्शन पढ़ेंगे या थ्योरीज पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें केवल पीजीटी साइकोलॉजी के हिसाब से ही आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी के हिसाब से भी, और जो आपका सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर यूजीसी नेट एजुकेशन और पीजीटी एजुकेशन के हिसाब से भी ये जो वीडियोस हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है साइकोलॉजी का एक तरीके का कॉमन टॉपिक हो जाता है, और एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और पीजीटी साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ट्रेड के लिए तो है ही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या है, संवेग का स्वरूप एवं सिद्धांत, संवेग में शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक बुद्धि। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, संवेग क्या है, और कुछ मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से संवेग का वर्गीकरण कैसे किया गया है, परिभाषाएं क्या हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं कि जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है, संवेग क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे संवेग है क्या। देखिए, संवेग को अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो इमोशंस, आप लोग भी कहते हैं वो बहुत ही इमोशनल इंसान है। इमोशंस होते क्या हैं आपका? इमोशंस वही हैं जो हम फील करते हैं। जैसे कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम डर जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी प्रेम में आसुत हो जाते हैं, कभी उत्सुक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके का पार्ट ऑफ इमोशंस हैं, है ना। तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, मानव जीवन में संवेगों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हर मनुष्य अपने जीवन में कई तरह के संवेगों का अनुभव करता है, जैसे क्रोध, एंगर, भय, फियर, हर्ष, प्रेम, उत्सुकता इत्यादि। यानी ये जो सभी फीलिंग्स हैं, ये सभी अनुभूतियां हैं, ये एक तरीके की इमोशंस हैं। यानी जो आपकी फीलिंग्स हैं वही इमोशंस हैं। फीलिंग्स हम कह सकते हैं कि फीलिंग्स ही इमोशंस हैं। यानी कि अतः संवेग क्या है, एक उत्तेजित अवस्था है। देखिए, संवेग एक एक्साइटमेंट की स्टेट होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है कि संवेग कैसी अवस्था है। तो संवेग एक उत्तेजित अवस्था है। यानी कि संवेग की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, भावात्मक होता है, फीलिंग से रिलेटेड होता है, जो व्यक्ति को क्षणिक उत्तेजना प्रदान करता है। अब देखिए, संवेग के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे संवेग में दैहिक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व तथा व्यवहार परक तत्व, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट शामिल होते हैं। अब इसको हम अभी डिस्कस करता हूँ मैं आगे। संवेग में प्राणी का व्यवहार किसी खास लक्ष्य की ओर होता है। यानी कि जो इमोशंस होता है, इमोशंस में जो किसी भी पर्सन का बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। कैसा बिहेवियर होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित होता हुआ व्यक्ति चलता चला जाता है। ठीक है, यानी कि वह किसी खास दिशा में ही व्यवहार करता है। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें, संवेग की 2 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? अगर हम मोटा मोटी बात करें तो संवेग की 2 दिशाएं हैं, सुख और दुख, यानी हैप्पी और सैडनेस। ठीक है, यानी प्राणी सुख प्राप्ति की दिशा में व्यवहार करता है तथा दुख वाली दिशा से बचने का प्रयास करता है। देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मतलब कि मानव की जो एक टेंडेंसी है वो क्या है, वो हमेशा सुख की ओर जाना चाहता है और दुख से दूर हटना चाहता है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है और यूनिवर्सल कैलिजियल लॉ है, ये सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार केवल उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को ही प्रभावित नहीं करता,
बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सौंदर्यबोधक के विकास पर भी यथेष्ट प्रभाव डालता है। यानी कि जो इमोशनल बिहेवियर्स हैं पर्सन्स के, लोगों के, सॉरी माफ़ कीजिए, पर्सन नहीं, लोगों के, वो उनकी शारीरिक वृद्धि यानी फिजिकल डेवलपमेंट और विकास को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सौंदर्यबोधक एस्थेटिक डेवलपमेंट की ओर भी बहुत ही प्रभाव डालता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है संवेग का अर्थ। अगर हम बात करें तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो संवेग शब्द है, जो टर्म है, किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए संवेग जो है एक लैटिन शब्द इमोवियर से बना है। देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है लास्ट एग्ज़ाम्स में कि जो इमोवियर है ये कैसा शब्द है। तो ये लैटिन शब्द है। तो लैटिन, अगर संवेग की बात करें, इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? अंग्रेजी रूपांतरण है इसका इमोशंस। ठीक है, और देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि इमोवियर जो लैटिन शब्द है उसका मतलब लैटिन में क्या है। तो इसका मतलब होता है टू एक्साइट, यानी उत्तेजित करना। टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना इमोवियर का मतलब होता है। अब कुछ डेफिनेशन यहाँ पर पर्टिकुलर मैंने मेंशन की है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन दे देता है पेपर में, कभी कभी क्या हर बार ही पूछता है, और आपको बताना होता है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ दी हैं, इसको देख लीजिएगा। बाकी आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, ताकि आपकी जो मान लीजिए जो भी डेफिनेशन यहाँ छूटी हुई हैं इंपॉर्टेंट, वो आप भी कवर अप कर सकें। तो देखिए जैसा कि गेल्डार्ड क्या कहते हैं, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ठीक है, पीटी यंग क्या कहते हैं, संवेग संपूर्ण व्यक्ति में तीव्र उपद्रव मचाने वाली स्थिति है जिसका उद्गम मनोवैज्ञानिक होता है। यानी कि ये कहते हैं कि संवेग, अगर इमोशंस क्या है, पूरी बॉडी में एक भूचाल ला देता है, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जैसे बैरॉन, बर्न तथा कैंटोविज क्या कहते हैं, इनके हिसाब से संवेग क्या है, संवेग या इमोशंस से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव, यानी एक ऐसी सब्जेक्टिव फीलिंग की स्टेट होती है, आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है, जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, यानी कुछ फिजिकल एक्साइटमेंट होता है, और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होने लगते हैं। यानी एक बार फिजिकल एक्साइटमेंट जनरेट हो गया तो आपका बिहेवियर गोल स्पेसिफिक हो जाता है। अब देखिए क्रो एंड क्रो, ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। ये क्या है, देखिए संवेग वह भावनात्मक या भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होता है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों की हम लोगों ने संवेग से रिलेटेड डेफिनेशन देखी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि इमोशंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो संवेग के तत्व को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस, अभी जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसी में एक लाइन आई थी। देखिए जो इमोशंस के कंपोनेंट्स हैं, 3 तरीके के कंपोनेंट्स हैं इमोशन के। इमोशन के कंपोनेंट जो हैं 3 तरह के तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला फिजिकल यानी कि दैहिक, दूसरा कॉग्निटिव कंपोनेंट, और तीसरा है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल कंपोनेंट क्या है, तो देखिए फिजिकल कंपोनेंट क्या है, इससे तात्पर्य संवेग में उत्पन्न होने वाले आंतरिक दैहिक अवस्थाओं से होता है। यानी कि जो इंटरनल फिजिकल स्टेट है मनुष्य की, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं। जैसे बिना इन दैहिक परिवर्तनों के व्यक्ति में संवेग की तीव्रता नहीं उत्पन्न होगी। यानी कि अगर ये दैहिक परिवर्तन आपकी बॉडी में नहीं जनरेट हो रहे हैं तो आपके अंदर तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी। सचमुच में व्यक्ति जिसे संवेग के रूप में महसूस करता है वह इन्हीं दैहिक परिवर्तनों का परिणाम होता है। अब देखिए अगर जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हृदय की गति है, नाड़ी की गति है, श्वसन गति है, रक्तचाप है, यानी कि आदि में जो परिवर्तन होता है वो संवेग में होने वाले कुछ प्रमुख दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। यानी आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए पूछा हृदय की गति, नाड़ी की गति, श्वसन गति, रक्तचाप आदि किसके उदाहरण हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं, और ये इंटरनल फिजिकल स्टेट हैं।
यानी ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका इमोशन का कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक तत्व, यानी कि जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रत्यक्षण करते हैं, वो हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है व्यक्ति किस उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से प्रत्यक्षण करता है, यानी परसेप्शन करता है, उसकी व्याख्या करता है तथा उसे समझता है, क्योंकि इन सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुकूल ही वह किसी संवेग की अनुभूति करता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट का। जैसे मान लीजिए यदि आप रात में घर पर अकेले हैं, ठीक है, मान लीजिए आप घर पर अकेले हैं किसी दिन और बहुत तेज़ हवा चली, खिड़की का जो दरवाज़ा है दीवार से टकराकर आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, आप ये सोच के डर जाते हैं कि लगता है कोई चोर दरवाज़ा तोड़कर घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि देखिए, दरवाज़ा की जो आवाज़ आई हवा की वजह से आई, लेकिन आपके मन में डर ये बैठ गया कि कोई अंदर घुसा है और वो चोरी करने के इरादे से आ रहा है। यानी यहाँ डर की संवेग की उत्पत्ति के कारण क्या हुआ, परिस्थिति की एक विशेष संज्ञानात्मक व्याख्या है। यानी कि जो भी इंसिडेंट आपके सामने हुआ, आपने उसका जो भी प्रोसेसिंग आपके दिमाग ने की, जो भी प्रत्यक्षण आपके दिमाग ने किया, आपके मन ने किया, उसके हिसाब से आपके अंदर वो चीज़ जनरेट हो गई, डर पैदा हो गया। जैसे मान लीजिए उसी समय आप ये सोचते हैं कि नहीं हो सकता है जो लोग बाहर गए हैं वो आए हुए हैं, तो आपके अंदर डर की अनुभूति ना हो के आप काम रहते हैं, ठीक है, शांत रहते हैं। अगला और लास्ट कंपोनेंट है इसका बिहेवियरल कंपोनेंट या व्यवहार परक तत्व। ये देखिए क्या है, संवेग के व्यवहार परक तत्व से तात्पर्य संवेग की बाह्य अभिव्यक्ति से है। अब देखिए यहाँ दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। फिजिकल कंपोनेंट अभी मैंने जो बताया ये इंटरनल फिजिकल स्टेट है, ये इंटरनल है। लेकिन जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, ये ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बिहेवियरल कंपोनेंट है वो संवेग की एक्सटर्नल एक्सप्रेशन से है, इसका मतलब। और जो बॉडीली था, जो फिजिकल था, वो इंटरनल स्टेट से मतलब था। यानी कि इसमें क्या है देखिए, आनन अभिव्यक्ति या फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, आपका बॉडीली पोस्चर, आपके आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। देखिए कई अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि आनन अभिव्यक्ति या फेशियल एक्सप्रेशन जो है संवेग की अभिव्यक्ति का एक सबसे प्रमुख तत्व है, तथा इन अध्ययनों में यह भी पता चला है कि कुछ आनन अभिव्यक्ति ऐसे होते हैं जो सभी संस्कृतियों में लगभग एक समान होते हैं। अतः मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस को इनबॉर्न कहा है। यानी कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ हमें मिलते हैं, उसी को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इनबॉर्न कहा है, ठीक है। परंतु कुछ फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिन पर लर्निंग एंड कल्चर का एडिक्वेट इफेक्ट पड़ता है, पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं संवेग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्वरूप और विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए संवेग जो होता है, संवेग की तीव्र उपद्रव है ना, यानी कि संवेग की स्थिति में व्यक्ति में तीव्र उथल पुथल घटित होती है और वह उत्तेजित हो जाता है। इस स्थिति में वह कठिन कार्य करने में अपने आप को शक्तिमान मानता है, जो सामान्य अवस्था में संभव नहीं हो पाता है। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ के प्रति इतने ज़्यादा एक्साइट हो गए कि आपने कहा कि नहीं अब मैं जो है इसको पा के रहूँगा। जैसे मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो किसी दिन आपके अंदर जो है इमोशंस इतने ज़्यादा जनरेट हो गए, इतने पॉजिटिव गोल आपके अंदर जनरेट हो गए कि आपने ठान लिया कि नहीं अब हमें ये बनना ही बनना है, और आप ये सोचने लगते हैं कि मैं ही बनूंगा, मेरे अलावा और कोई इसको अचीव नहीं कर सकता है। मतलब बहुत सी कंडीशंस हैं, यहाँ पर मैंने एक मोटी मोटी इसको उठा लिया है। तो सबसे पहली विशेषता, नेक्स्ट है आपका बॉडीली रिएक्शंस, आंगिक प्रतिक्रियाएं। तो देखिए संवेग की अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यवहार अभिव्यक्त होते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है ना, शरीर की मुद्रा में परिवर्तन तथा स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन। तो ये आंगिक प्रतिक्रियाएं हैं। तीसरा है विसरल, ये मैंने अभी बता ही दिया, ये जो तीनों कंपोनेंट बताए थे उसी में आ गया। मनोवैज्ञानिक उद्गम, देखिए क्या है, संवेग का उद्गम मनोवैज्ञानिक होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवेग का उद्गम मनोवैज्ञानिक होता है या फिजिकल होता है या बिहेवियरल होता है। तो उस केस में आंसर क्या होगा, संवेग का उद्गम जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है। वातावरण से किसी उत्तेजना के कारण व्यक्ति उत्तेजित होता है, यानी कोई स्टिमुलस इंसान को मिल गया, एक्सटर्नल स्टिमुलस, और उससे वह एक्साइट हो जाता है। नाड़ी आवेग के रूप में मस्तिष्क में पहुंचता है और संवेदना और प्रतिक्षण की उत्पत्ति होती है। अब देखिए सिल्वरमैन के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 विशेषताएं बताए हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं ये चारों। सबसे पहले संवेग जो होता है विकीर्ण होता है या डिफ्यूज्ड होते हैं। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है, अगर आपके अंदर इमोशंस जनरेट हुए हैं तो वो एक साथ पूरी बॉडी में असर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट, जैसे मान लीजिए कहीं हाथ में इमोशन इफेक्ट कर रहा है, कहीं आंखों में कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे शरीर में। यानी क्या है, संवेग की अवस्था में पूरे शरीर में एक तरह का तनाव फैल जाता है। अलग अलग संवेगों में तनाव की विकीर्णता का स्वरूप अलग अलग होता है। यानी कि भाई अब देखिए किसी के अंदर संवेग जो डिफ्यूज़न है संवेग का सब में होता है, लेकिन जो क्वांटिटी है, जो इंटेंसिटी है, वो हर इंसान में अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, लेकिन किसी के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें। अब देखिए अगला है इसका, संवेग सतत होता है, परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी संवेग उत्पन्न होता है तो उद्दीपक के हट जाने के बाद भी कुछ देर तक व्यक्ति में संवेग बना रहता है। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आई किसी बात को लेकर, तो गुस्सा आने के 1 सेकंड बाद आपका गुस्सा ख़त्म तो हो नहीं जाता, यानी वो इवेंट वो बीत गया, वो घटना बीत गई, लेकिन उसके कुछ देर बाद भी आप गुस्सा रहते हैं। धीरे धीरे आपका गुस्सा ठंडा होता है। या आप खुश भी हैं तो एक पीक मोमेंट पे पहुंचने के बाद आप धीरे धीरे आपकी खुशी कम हो जाती है, डर आपका कम हो जाता है। तो ये है परसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है परसिस्टेंसी। ठीक अब आगे देखिए क्या है, संवेग जो होता है क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, जब भी कोई संवेग एक बार उत्पन्न होता है तो थोड़ी देर के लिए वह अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यानी इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि हमारे अंदर या मनुष्य के अंदर एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस उत्पन्न हो जाती है, यानी कि मानसिक तत्परता उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यक्ति उसी दिशा में प्रतिक्रिया और भी अधिक करना चाहता है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रायः संवेग का स्वरूप मोटिवेशनल होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। जो संवेग का स्वरूप है अभिप्रेरणात्मक होता है। कैसे, जब व्यक्ति में तीव्र संवेग उत्पन्न होता है तो उसका व्यवहार भी किसी खास लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसारित होता है। यानी कि इमोशंस ही वो चीज़ हैं जो आपको अपने गोल को पाने के लिए मोटिवेटेड करते रहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, यानी कि संवेग में व्यक्ति कोई ना कोई व्यवहार अवश्य ही ऐसा करता है जो किसी खास लक्ष्य की ओर उसे निर्देशित करता है या होता है। ठीक है, अब हम बात करें संवेग के कार्य क्या हैं। तो संवेग के कार्य अगर मैं बताऊं तो देखिए, एक तो गोल डायरेक्टेड होता है, यानी कि व्यक्ति को किसी गोल की ओर निर्देशित करता है, यानी उसके अंदर मोटिवेशन जनरेट करता है। यानी व्यक्ति हमेशा धनात्मक उत्तेजनाओं के प्रति उसके पास जाना चाहता है और ऋणात्मक उत्तेजनाओं से दूर होना चाहता है। तो ये कार्य हैं, और भी कई कार्य हैं, लेकिन यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे अगर हम बात करें, अब देखिए संवेग का विकास होता कैसे है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये भी इसको ध्यान से समझिएगा। मनुष्य भिन्न भिन्न तरह का संवेग जैसे डर, क्रोध, व्यथा, प्यार आदि दिखलाता है। ये सभी संवेग उसमें जन्म से ही मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, व्यक्ति इन संवेगों को कैसे विकसित करता है, यह मनोवैज्ञानिकों के लिए प्रारंभ से ही एक रुचिकर विषय रहा है। जैसे इस संबंध में सबसे पहला अध्ययन वॉटसन ने 1924 में किया था। इन्होंने क्या बताया था, इसको फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने बताया था वॉटसन तथा उनके जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मिलकर नवजात शिशु की क्रियाओं को कई दिनों तक परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर भय, क्रोध और प्यार, यानी कि फियर, रेज और लव सबसे पहले देखने को मिलते हैं, जन्मजात होते हैं इनके हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। उसके बाद देखिए हुआ क्या, अब ये मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
अब मेन बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, शुरुआत में जो वॉटसन ने बताया था कि व्यक्ति के अंदर भय, क्रोध और प्यार, अनुराग जन्म से होता है, उसको बाद के मनोवैज्ञानिकों ने जो है गलत साबित किया प्रयोगों के द्वारा जैसे, परंतु बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलाया कि वॉटसन का यह निष्कर्ष कि जन्म से शिशु में संवेग उपस्थित रहता है उचित तथा वैज्ञानिक नहीं है। बाद में शेरमैन ने प्रयोग किया और उन्होंने क्या बताया कि पाया कि इन शिशुओं में किसी तरह का संवेग नहीं होता। शरीर के कुछ खास अंगों में जैसे हाथ और पैर में कुछ अस्पष्ट क्रियाएं होती हैं, जिसे इन लोगों ने सामान्य क्रिया या जनरल एक्साइटमेंट की संज्ञा दी है। यहाँ पर देखिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। बाद में जब प्रयोग किए गए तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि संवेग जो हैं जन्मजात नहीं होते हैं, केवल बच्चे को, नवजात शिशु को जन्म से जनरल एक्साइटमेंट प्राप्त होते हैं बाय बर्थ। उसी से सारे इमोशंस बाद में समय के साथ डेवलप होते जाते हैं। जैसे जैसे बालक मैच्योर होता है, परिपक्वता स्तर पर पहुंचता है, जैसे जैसे उसकी लर्निंग या अधिगम क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उसके अंदर हर प्रकार के इमोशंस जो हैं जगने लगते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए क्या है, आजकल मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि संवेग के विकास में मूल रूप से 2 कारक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है परिपक्वता और दूसरा है लर्निंग। तो ये मैंने अभी जस्ट बताया। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ब्रिजेस के हिसाब से, है ना। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फिगर मैंने डिस्कस किया है, ये एक महिला मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेस, है ना। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया है कि जो संवेग हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। तो इन्होंने देखिए क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि ब्रिजेस ने इस अध्ययन में ये बताया कि जन्म से लेकर 2 साल तक यानी 0 से 2 ईयर तक शिशुओं में संवेगों का इन्होंने अध्ययन किया और इनके अनुसार नवजात शिशु में सिर्फ जनरल एक्साइटमेंट पाया जाता है। ठीक है, ये पूरा फिगर है ब्रिजेस के संवेगिक तालिका। इसको फटाफट से मैं बता दे रहा हूँ। जनरल एक्साइटमेंट पाया जाता है। शुरुआत इन्होंने क्या बताया कि जब बच्चा देखिए पैदा होता है, तो जब शिशु नवजात होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर केवल एक चीज़ पाई जाती है जिसे एक्साइटमेंट कहा जाता है, जिसे जनरल एक्साइटमेंट कहा जाता है। उसके बाद जब बालक 3 मंथ का होता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें डेवलप होती हैं, यानी 3 महीने के बालक के अंदर सामान्य उत्तेजना से यानी सामान्य एक्साइटमेंट से 2 चीज़ें डेवलप होती हैं, 2 संवेग। सबसे पहला डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पर है दुख, और सेकंड जनरेट होता है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, यानी कि जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर डिस्ट्रेस और डिलाइट जनरेट होता है, यानी दुख और आनंद, खुशी। फिर उसके बाद जब बालक जो है 6 महीने का होता है तो उसके अंदर 3 संवेग और जनरेट होते हैं। वो 3 संवेग डिस्ट्रेस से जनरेट होते हैं। देखिए डिलाइट से अभी कुछ नहीं जनरेट हुआ। वो जो 3 संवेग हैं 6 महीने के होने पर डिस्ट्रेस यानी व्यथा से बालक के अंदर 3 और संवेग विकसित होते हैं। वो कौन कौन सा, अब देखिए, दुख से बालक के अंदर डर, ठीक है, डर पैदा हुआ यानी फियर। उसके बाद उसके अंदर विरुचि यानी डिस्गस्ट, और एंगर यानी क्रोध। ये 3 चीज़ें उसके अंदर डेवलप हुई। उसके बाद जब बालक 12 महीने का होता है तो उसके अंदर हर्ष से ही 2 और संवेग विकसित होते हैं। 12 महीने का जब बालक हो जाता है तो डिलाइट से देखिए 2 और संवेग उसके अंदर जनरेट हुए। वो कौन से हैं, इलेशन यानी उल्लास, और दूसरा है अनुराग यानी अफेक्शन। फिर बालक जब 18 महीने का होता है तो उसमें ईर्ष्या तथा अन्य व्यक्तियों एवं बच्चों के प्रति अनुराग का भी विकास हो जाता है। यानी 18 महीने का होते होते उसके अंदर क्या आ जाता है, ईर्ष्या भाव भी जनरेट होने लगता है। उसके बाद देखिए क्या है, 24 महीने के भीतर तक शिशुओं में परिपक्वता बढ़ने के साथ करीब करीब सभी प्रमुख संवेगों का विकास हो जाता है। ये देखिए एक स्टेट ऐसी आती है जब बच्चा 24 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर ये सारे संवेग एक साथ जनरेट हो जाते हैं। यानी अब यहाँ पर हिंदी में भी मैंने सारी लिखी हैं। देखिए एक्साइटमेंट का मतलब होता है आवेश या जनरल स्टेट, डिस्ट्रेस क्या है, दुख। ये इन सारी चीज़ों के लिए बता रहा हूँ हिंदी मीनिंग। डिलाइट का मतलब आनंद, फियर का मतलब भय, डिस्गस्ट यानी घृणा, एंगर का मतलब क्रोध, इलेशन का मतलब उल्लास, अफेक्शन अनुराग, जॉय हर्ष, और जिलसी मतलब डाह।
तो ये ईर्ष्या, ये सारी जो संवेग हैं बालक के अंदर 24 महीने के होते होते जनरेट हो जाते हैं। तो ये लगभग कितने हैं, 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संवेग लगभग हैं इसमें, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये ब्रीजेस के अनुसार हैं, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब आगे हम बात करें तो देखिए संवेगों को जब आगे वर्गीकृत किया गया तो अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस है, इस पॉइंट का नाम है क्लासिफिकेशन, इमोशन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कैसे किया। तो देखिए वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है एक मनोवैज्ञानिक हुए रॉबर्ट प्लुटचिक, ठीक है, रॉबर्ट प्लुटचिक। ये पूछा जा सकता है कि संवेगों को वर्गीकृत करने का एक उत्तम प्रयास किसने किया, रॉबर्ट प्लुटचिक द्वारा किया गया। इन्होंने क्या बताया, इनका कहना था कि पशु एवं मनुष्य दोनों में ही 8 तरह के मुख्य संवेगों का अनुभव होता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट प्लुटचिक हाउ मैनी इमोशंस आर प्रेजेंट एनिमल एंड मनुष्य में कितने प्रकार के जो हैं इमोशंस होते हैं। तो कुल 8 तरह के मुख्य संवेगों का अनुभव होता है जो उनमें विभिन्न तरह के समायोजी व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। अब वो 8 कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला है डर, फियर, फिर है आश्चर्य यानी सरप्राइज, उदासी, तीसरा है उदासी यानी सैडनेस, चौथा है डिसगस्ट यानी घृणा, पांचवा है एंगर, छठा है उम्मीद यानी एंटिसिपेशन, सातवां है खुशी यानी हैप्पी, और आठवां है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। ये 8 संवेग जो है मनुष्य और प्राणी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक संवेग प्राणी को एक खास ढंग से व्यवहार करने में मदद करता है ताकि वह वातावरण के साथ ठीक ढंग से समायोजन कर सके, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो इनका मैप है यानी एक मैप इन्होंने बताया था जो जिसमें 8 संवेग इन्होंने बताए हैं। इसमें इन्होंने बताया कि वृत्त में कुछ संवेग एक दूसरे के नज़दीक है तथा कुछ एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि जो कुछ संवेग, देखिए इन्होंने 8 संवेग जो बताए हैं, तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे चित्र को तो हाँ, इस वृत्त में जैसे आप सबसे पहले देखेंगे उम्मीद और खुशी एक दूसरे के नज़दीक हैं। उम्मीद का मतलब आपका एंटिसिपेशन है, ठीक है, एंटिसिपेशन, और खुशी यानी जॉय, ये एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो अतः इनमें समानता है। और दूसरी तरफ अगर देखिए तो खुशी जो जॉय है उसके जस्ट अपोजिट में है सैडनेस, दुख, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये दोनों में बिल्कुल समानता नहीं है, तो प्लुटचिक ने क्या कहा है, संवेग आपस में समायोजित होकर जो है प्राणी में अधिक विस्तृत अनुभूति उत्पन्न करते हैं। जैसे उम्मीद और खुशी जब आपस में मिल जाते हैं तो व्यक्ति में ऑप्टिमिज्म या आशावादी की अनुभूति व्यक्ति में उत्पन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आगे के पेपर में कि जॉय और एंटिसिपेशन मिलकर क्या बनाते हैं, तो ऑप्टिमिज्म, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, ऑप्टिमिज्म। इसी तरीके से जॉय और ट्रस्ट जब मिलते हैं यानी खुशी, ठीक है, यानी खुशी और स्वीकृति, खुशी और स्वीकृति, ट्रस्ट का मतलब यहाँ एक्सेप्टेंस ही होगा। तो खुशी और स्वीकृति जब मिलती है तो ये बनता है लव, ठीक है, एक्सेप्टेंस है यहाँ, ट्रस्ट का मतलब एक्सेप्टेंस है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसी तरीके से देखिए ट्रस्ट और फियर जब मिलते हैं तो सबमिशन बनता है, और उदासी और आश्चर्य आपस में मिलकर डिसअपॉइंटमेंट बनाते हैं, यानी आश्चर्य, सरप्राइज, और सैडनेस मिलकर डिसअपॉइंटमेंट का निर्माण करते हैं। इसी तरह गुस्सा यानी एंगर और डिसगस्ट मिलकर कंटेम्प्ट, और एंटिसिपेशन और एंगर यानी कि एंटिसिपेशन का मतलब स्वीकृति, ठीक है, एंटिसिपेशन का मतलब उम्मीद, माफ़ कीजिएगा, उम्मीद और क्रोध, ये मिलकर अग्रेशन की भावना लाते हैं। इसी तरीके से फियर और सरप्राइज मिलकर ऑ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये जो इन्होंने सर्किल बनाया है प्लुटचिक ने वो है, एक बार इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। तो ये है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो देखिए इन्होंने आगे क्या बताया, प्लुटचिक नहीं, प्लुटचिक क्या कहते हैं, प्लुटचिक ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8 प्रकारों में से किसी भी प्रकार में संवेग तीव्रता के ख्याल से भिन्न हो सकता है। भाई इंटेंसिटी जो है भिन्न हो सकती है, होगी सब में, लेकिन इंटेंसिटी भिन्न होगी, किसी में बहुत कम होगी, किसी में बहुत ज़्यादा होगी, किसी में एवरेज होगी।
तो इस तरह के संबंध को दिखलाने के लिए प्लूटचिक ने 8 मौलिक संवेगों का एक 3 डायमेंशनल मॉडल भी तैयार किया है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हु गेव द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इमोशंस, तो आंसर होगा प्लूटचिक। और कितने संवेग उन्होंने बताए हैं? 8। ठीक है, अब देखिए क्या है इस जो ये जो डायमेंशन, ये देखिए इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो 3D मॉडल इन्होंने बताया है, इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो टॉप लेवल पर संवेग होंगे वो सबसे तीव्र संवेग होंगे, मतलब सबसे तीव्र का मतलब उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो लोअर लेवल पे है उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो जैसे देखिए रोस यानी रेज, विजिलेंस यानी सतर्कता, और हर्षोन्माद एक्सटेसी, है ना, ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इसकी। उसके बाद देखिए आगे क्या है, जैसे गहरा प्रेम, आतंक, विस्मय या आश्चर्य, दुख, गिरफ्त तथा घृणा आदि, ये सारी चीज़ों की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए है एक फिगर भी मैं आपको दिखा दूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो सरफेस लेवल पे आपका दिख रहा है टॉप लेवल पे, ये इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे एक्सटेसी, एडोरेशन, टेरर, अमेजमेंट, ग्रीफ माफ़ कीजिएगा, लोथिंग, रेज, विजिलेंस, एक्टेसी, तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब जैसे जैसे इस 3D मॉडल में हम लोग नीचे जाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और देखिए रेज, एंगर और अनॉयंस में एक समानता होगी, लोथिंग, डिसगस्ट और बोर्डम एक जैसे होंगे, ग्रीफ, सैडनेस और परसिवनेस एक जैसे समानता होगी, बस टॉप लेवल पे कोई होगा, एवरेज पे कोई और परसिवनेस मतलब जो लोअर लेवल पे उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर उतरते हैं संवेग की तीव्रता कम होते पाई जाती है तथा संवेगों के बीच अंतर में स्पष्टता कम हो जाती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, क्रोध, रोष तथा अनॉयंस क्रोध से भी कम तीव्र है। यानी यहाँ पर ये समझिए सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रेज की, और उससे कम तीव्र होता है एंगर, और सबसे कम तीव्रता है इंटेंसिटी यानी खीज की। अब यहाँ पर फिगर में आइए, आपको देखना है रेज, एंगर और एनॉयंस। यहाँ पर देखिए सबसे टॉप लेवल पे है रेज, सेकंड पे है एंगर, थर्ड पे है एनॉयंस। यानी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी है? रेज की, फिर है एंगर की, फिर है एनॉयंस की, खीज की। अब देखिए जब ये तीनों संवेग अर्थात रोष, क्रोध तथा क्लेश, ये पॉइंट है, रोष, क्रोध तथा क्लेश तीनों आपस में संबंधित हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि जब संवेग की तीव्रता अधिक होती है तो इससे व्यक्ति का व्यवहार भी काफ़ी अभिप्रेरित होता है। अब देखिए आगे क्या है, सांवेगिक तीव्रता में व्यक्तिक विभिन्नता भी होती है। एक छोर पर तो ऐसे लोग होते हैं जो साधारण सी घटना पर काफ़ी तीव्र संवेग जैसे खुशी या उदासी दिखलाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में शायद ही कोई संवेग दिखलाते हैं, परंतु अधिकतर लोग इन दोनों छोरों के बीच में होते हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि देखिए कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी पता ही नहीं चलता कि वो गुस्सा है या खुश है या दुख है या हर्ष है, उन्माद है, क्या है उनके अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते, छोटी से छोटी बात पर रोने लगते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, पहाड़ सिर पर उठा लेते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर हम लोग एंड करते हैं आज की क्लास, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि थ्योरीज़ क्या हैं इमोशंस की, यानी इमोशंस की संवेग के सिद्धांत क्या हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एजुकेशन और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।